नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में बीजेपी की कार्यशाला, नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को प्रशिक्षण। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिया जाएगा निर्देश। पेपर लीक मामले को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से हुई नोकझोंक, राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ा। पंद्रह अक्टूबर को यूसीसी मामले पर सुनवाई, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तय की तिथि, याचिकाओं में संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप। काशीपुर में उपद्रव का मामला, डीएम ने प्रशासनिक कार्रवाई का लिया जायजा, मास्टरमाइंड नदीम अख्तर समेत 7 उपद्रवी गिरफ्तार। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा, हरिद्वार के देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, जय माता दी के गूंजे जयकारे, पुलिस प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रांतीय परिषद की अहम बैठक हो रही है, जिसमें जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री और नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी शामिल हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर पर रणनीति बनाना और हर बूथ पर विजय सुनिश्चित करना है। हमारी प्रांतीय परिषद की बैठक है, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और हमारे प्रदेश की जो अभी नई नियुक्त टीम बनी है, हम लोग बैठने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष इस बैठक में रहेंगे, मुख्यमंत्री की बैठक में रहेंगे, हमारे प्रभारी किशन गौतम जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी उस कार्यक्रम में रहेंगी। और हम मुख्य रूप से 2027 हमारा फोकस है, और 2027 के चुनाव को लेकर बूथ के प्रबंधन और हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित हो, उसके लिए हम टीम बनाकर और बूथ जीतने की रणनीति के आधार पर अपने आगामी दिनों कार्यक्रम श्रृंखला को तैयार करेंगे। वहीं उत्तराखंड के पवित्र केदार, और माफ कीजिएगा, और हमारी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रांतीय परिषद की बैठक आज आयोजित की जा रही है, काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी अभी से ही तैयारियों में लग गई है। बीजेपी की तैयारियां काफी तेज चल रही है, लगातार बैठकों के दौर भी जारी हैं और आज भी प्रांतीय परिषद की अहम बैठक हो रही है। क्या कुछ मुख्य एजेंडे इस बैठक के? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रांतीय बैठक आज कुछ देर पहले शुरू हुई है राजधानी देहरादून के कुआंवाला के एक निजी होटल में। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बकायदा इस बैठक में है। और इस बैठक का जो एजेंडा है, उस एजेंडे की अगर हम बात करें तो इसमें नवनियुक्त पदाधिकारी यानी जितने भी जिलों के जिला अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल हैं, उपाध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष इसमें शामिल हैं, इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य इसमें शामिल हैं, प्रदेश के मोर्चों के पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर के तमाम संगठन के पदाधिकारियों की ये महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें अलग अलग बैठक के अलग अलग संबोधन के कार्यक्रम इसमें शेड्यूल के हिसाब से रखे गए हैं। वरिष्ठ नेता अपना अपना व्याख्यान देंगे और संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा, संगठन के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी क्या होगी, पदाधिकारी उन जिम्मेदारियों को कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचाएंगे, जिस तरीके से शक्ति केंद्र को मजबूत किया जाएगा, बूथ केंद्र को, बूथ लेवल को मजबूत किया जाएगा। जिला स्तर में संगठन के हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बात की जाए तो 19 सांगठनिक जिले हैं उत्तराखंड में, जिनको बीजेपी अपने अध्यक्ष जिनमें घोषित कर चुकी है, उपाध्यक्ष घोषित कर चुकी है, अपनी कोर टीम बना चुकी है। यानी इस बैठक का मूल मंत्र होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जब पार्टी जाएगी तो किस
प्लेटफॉर्म पर जाएगी, सरकार और संगठन में कैसे तालमेल है, भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे मिल रहा है, ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात होगी कि जिस तरीके से जीएसटी उत्सव भारत के प्रधानमंत्री ने जो सौगात नवरात्रि के दरमियान देशवासियों को दी है, उसके लिए उत्तराखंड का बीजेपी संगठन और सरकार लगातार जनता के बीच में जाकर के रोड शो कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अब आप जो चीजें खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी आपको 18% के बजाय 5% पड़ेगा, यानी आपको जीएसटी के टैक्स में बचत होगी। इसका एक संदेश दिया जा रहा है। इसी तरीके की तमाम योजनाओं को कार्यक्रमों के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना ही इस पूरे प्रांतीय परिषद की बैठक का मूल एजेंडा आज का है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को मामले में क्लीन चिट मिल गई है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पर आरोप लगाता है, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता है तो उन्हें ये भी कहना चाहिए कि अच्छा काम हुआ है। सीएम ने कहा कि इसमें पारदर्शिता के साथ काम हुआ है और जांच में सब सही पाया गया है, तो थोड़ा विपक्ष को भी कहना चाहिए, क्योंकि हम तो पहले ही कह रहे थे। देखिए, जब वो हर मुद्दे पर जो है आरोप लगाते हैं और जब कुछ नहीं मिलता है तो उनको तब भी कहना चाहिए कि नहीं, अच्छा काम हुआ है और इसमें जो है पारदर्शिता के साथ काम हुआ है और जांच में सब सही पाया गया है, तो थोड़ा उन लोगों को भी कहना चाहिए, हम तो पहले ही कह रहे थे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हिमालय भू विज्ञान संस्थान जीएसआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट, सेंट्रल वाटर कमीशन जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ लैंडस्लाइड न्यूनीकरण के संबंध में बैठक की और इस दौरान सभी वैज्ञानिक संस्थानों के साथ भूस्खलन न्यूनीकरण की समस्याओं के निराकरण पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सभी वैज्ञानिक संस्थानों को प्रदेश के अंतर्गत भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर एक प्री डिटेक्शन मॉडल तैयार किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें एक इस प्रकार के मैकेनिज्म को तैयार किए जाने की आवश्यकता है जो सैटेलाइट इमेज और धरातल परीक्षण के बाद तैयार मॉड्यूल के आधार पर यह पूर्व अनुमान लगा सके कि कितनी बारिश होने पर किसी विशेष स्थान के भूस्खलन की संभावना है, ताकि हम निचले स्थानों को खाली कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा जा सके। मुख्य सचिव ने प्रदेश की 13 ग्लेशियर झीलों में सेंसर लगवाने के लिए वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान को जिम्मेदारी दी। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ पुतला दहन कर अपना विरोध जताने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली है। हल्द्वानी में यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राज्य सरकार का पुतला दहन करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। माहौल तनावपूर्ण होता देख पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। ये तो लोकतंत्र है। अब राज्य की सरकार अगर यही चाहती कि हमारे लोकतंत्र की आवाज ही दबा दे, तो इन पुलिस वालों को सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर के बाहर ही तैनात कर दे। ये कहीं भी धरना प्रदर्शन के लिए निकले वहीं इनको पकड़ के इनको गाड़ी में डाल दे। अघोषित आपातकाल है, ये बड़ी खराब व्यवस्था है। ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तमाम आप तो कितने वर्षों से कवर कर रहे हैं यहाँ पे, आप सारे हमारे मीडिया के बंधु, आप बताइए। हमारी जब सरकार थी यहाँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने कितनी बारी पुतले फूके, कितने विषयों पे। सरकारों से गलतियां होती हैं, पुतला दहन होता है। ये राज्य के लोगों की मांग होती है, एक प्रतीक होता है कि बुराई का अंत करिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से लागू सम्मान नागरिक संहिता 2025 की संवैधानिक संहिता कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई
15 अक्टूबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी, देहरादून के सिद्दीकी ने याचिका दायर कर अल्पसंख्यकों के रीति रिवाज की अनदेखी करने का उल्लेख किया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग के आदेश को रद्द करते हुए स्पष्ट किया है कि आयोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर जांच करने का आदेश नहीं दे सकता। मामला अनंत सिंह सैनी बनाम उत्तराखंड सूचना आयोग और अन्य से जुड़ा है, जिसमें खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश भी निरस्त कर अपील को स्वीकार कर लिया है। मामला 2016 में हरिद्वार के जिलाधिकारी को दी गई शिकायत से जुड़ा है। इसके आधार पर शिकायतकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी कि जिलाधिकारी ने क्या कार्रवाई की। सूचना न मिलने पर शिकायत राज्य सरकार आयुक्त में पहुंची। जिलाधिकारी को आदेश दिया कि शिकायत की जांच एडीएम स्तर के अधिकारी से कराई जाए, रिपोर्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी जाए। इस आदेश को अनंत सिंह सैनी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उन्होंने दलील दी कि सूचना आयोग केवल शिकायत की सुनवाई कर सकता है, जांच करने का आदेश नहीं दे सकता। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। काशीपुर में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान पथराव और पुलिसकर्मियों पर हमला होने के बाद अब मदरसा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब के नाम पर हिंसा फैलाना पूरी तरह से गैर इस्लामिक है और इसके पीछे बड़ी साजिश है जो देश में अमन शांति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही शमून ने प्रशासन से ऐसे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और मुसलमानों से अपील की है कि वह शांति का रास्ता अपनाएं, किसी बहकावे में न आए। मैं समझता हूं कि जो उपद्रवी लोग हैं, जो काशीपुर के अंदर घटना ये हुई है, जहां जहां भी इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं, मैं आम भोले भाले मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि उनके कार्यों से, मोहम्मद साहब के कार्यों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई मेल खाता है। वो तो अमन की और भाईचारे की बात करते हैं। तो इसलिए मैं इस कृत्य की बिल्कुल इससे डिसएग्री भी करता हूं और मुसलमानों से अपील भी करता हूं कि कृपया वो मोहम्मद साहब के रास्ते को समझने का प्रयास करें। उनका रास्ता ये नहीं है, उनका रास्ता तो अमन और शांति का है। काशीपुर में जुलूस के दौरान हुए उपद्रव के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई, बिजली विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। घटना के तीसरे दिन उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया काशीपुर पहुंचे। मौके पर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई का जायजा लिया। कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी अगर शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो उन शिकायतों का निस्तारण भी यहाँ पे कर सके। नगर निगम और हमारी यूपीसीएल की भी टीमें मौजूद हैं और कई जगह देखा गया कि यहाँ पे मीटर मौजूद नहीं है। यहाँ पे ऐसे कनेक्शंस भी चल रहे थे, बिजनेसेस भी चल रहे थे जो रेसिडेंशियल उस पे चल रहे थे, जबकि कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे पूरी पाई जा रही है। उन सब पे भी पूरी कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर देश भर में 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसी क्रम में देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रक्तदान किया। प्रतिभागियों ने कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, हर स्वस्थ व्यक्ति को इसमें आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म उत्सव के लिए सेवा पखवाड़ा किया गया है, जिसमें 20 से अधिक लोगों ने रक्तदान दिया है। मतलब किसी को भी एंड टाइम पे जरूरत पड़े तो इसलिए ये रखे गए हैं कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म उत्सव के अवसर पर 18 अगस्त को आकाश और 20 अगस्त को शुभम के शव जंगल में पेड़ से लटके मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में दोनों मामलों को आत्महत्या बताया, लेकिन आज परिजनों ने प्रेस वार्ता कर हत्या की आशंका जताई। परिजनों ने कहा कि शुभम के पास घर से जाते समय गमछा नहीं था, फिर भी शव गमछे से लटका हुआ मिला। उसका मोबाइल भी गायब है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अब तक अन्य तथ्यों पर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने पुलिस से गंभीरता से जांच कर सच सामने लाने की मांग की है।
ये मैं डिसाइड मतलब बता रहे कि डिसाइड केस है, उस नशे में क्रास ने ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरा लड़का बिल्कुल सोबी में था, मेरे से 20 रुपए ले गया, उसको बुलागा, उसने 3-3:30 बजे ऊपर छत पर फोन करा, उसका फोन वो उन्हीं का फोन था, वो फोन उन्होंने फिर वापस लिया। उसका टाइम टेबल बता दिया कि तुझे 9-10 बजे आना है। वही 9-10 बजे उसकी वहां से वीडियो कड़वे हमने बोली, और उसके पास साफा नहीं था जिसमें वो घुटा हुआ था। वो साफा किसका था जो आपने? अब वो साफा तो अब किसका बता दूं मैं किसका था, वो तो वही बताएंगे जी, जिसका मतलब जो वहां से जिसने करा दिए। तो क्या लग रहा है आपको, हत्या लग रही है? नहीं, मुझे तो हत्या लग रही है, मुझे तो मतलब घुटावा लग रहा है जो। अगर लड़के की हत्या है, सुसाइड है नहीं, हत्या है लड़के की, वो तो बिल्कुल साफ नजर आ रही। हम भी देख गए खुद वहां जाकर मौके पर, हत्या है। अब उसे पुलिस वाले गुमराह करो या लपेटा, तो कुछ भी बताओ, उसे पुलिस वाले गुमराह कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिन के अंदर 2 मर्डर और सेम बिल्कुल वही, तो कैसे सुसाइड होगी? दोनों की एक न कर ली या दोनों ने सुसाइड कर ली? घर में झगड़ा रंजिश हो तभी तो आदमी सुसाइड करवाए, परेशान हो। ये चाहते हैं कि इसका केस खुलना चाहिए गांव में, और भी बच्चे, मेरे बच्चे बाहर जा, कल किसी और के बच्चे के साथ ना हो, ये केस खुलना चाहिए। किसी पे शक है आप लोग? नहीं, हम किसी पर शक नहीं है। शक की बुनियाद पर अगर कहते तो फिर अब कोई न ठा लेते उस इंसान को हम जिस पर शक था। लोहाघाट ब्लॉक के गंगनौला ग्राम सभा के चनोड़ा तोक में बुधवार सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। हरीश चंद्र जोशी और खिलानंद जोशी का लकड़ी का बना 2 मंजिला मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि जानमाल की हानि नहीं हुई। फायर स्टेशन प्रभारी हंस दास सागर के नेतृत्व में टीम ने ग्रामीणों की मदद से करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ। पूर्व प्रधान ललित मोहन जोशी ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। हरिद्वार में शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन हरिद्वार के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना हो रही है। श्रद्धालु सुबह से लंबी कतारों में खड़े होकर मां के दर्शन कर रहे हैं। बता दें, मां चंद्रघंटा का रूप सौम्यता, शांति, वीरता दोनों का प्रतीक माना जाता है। मां के माथे पर अर्धचंद्र है जो घंटे के आकार का प्रतीत होता है और इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। भक्त मां को खीर, दूध, सफेद मिठाइयों का विशेष भोग अर्पित कर रहे हैं। हरिद्वार की माया देवी, मनसा देवी और सैकड़ों मंदिरों में जय माता दी के नारे गूंज रहे हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। नैनीताल के रामनगर में नवरात्रि के दौरान गर्जिया माता मंदिर में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। ये मंदिर हिमालय की पुत्री गिरिजा देवी या गिरजिया देवी को समर्पित है। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि के 9 दिन के उत्सव के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। लंबी लंबी लाइनें, धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे श्रद्धालु और उत्सव जैसा माहौल। नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल जिले के रामनगर के गर्जिया माता मंदिर में दिख रही हैं। ये मंदिर हिमालय की पुत्री गिरिजा देवी या गर्जिया देवी को समर्पित है। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि के 9 दिन के उत्सव के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। भक्तगण प्रातःकाल जो है 3:30 बजे से ही उनका आना यहाँ पर शुरू हो चुका था और सर्वप्रथम जो है स्नान करते हैं ये भक्तगण। उसके बाद माता के दर्शन करके और आरती का इंतजार करते हैं प्रातःकाल। आरती के बाद ही जो है और आशीर्वाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करते हैं और नीचे शिव प्राचीन भैरव जी की गुफा है, वहाँ दर्शन करते हैं और उसके पश्चात जाते समय प्राचीन लक्ष्मीनारायण मंदिर है परिसर में और वहाँ दर्शन करके अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। मंदिर में नवरात्रि उत्सव की शुरुआत तड़के ही हो जाती है। दूर दूर से आए श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए सूरज निकलने से पहले ही कतारों में खड़े दिखते हैं। बहुत अच्छा लगा। सुबह से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफी लंबी लाइन लगी हुई थी और दर्शन हो गए फाइनली हमारे, बट काफी अच्छा लगा माँ के दर्शन करके। कैसी मान्यता है? मान्यता बहुत पुरानी मान्यता है और काफी दूर दूर से लोग आते हैं मंदिर को देखने। आज सुबह हम लोग बहुत जल्दी घर से 6 बजे आके यहाँ पे खड़े हो गए थे। लाइन बहुत लंबी थी लेकिन हमें आराम से दर्शन हो गए। माता रानी का मतलब हमें ऐसा लगा कि हमारे ऊपर हाथ रख दिया माता रानी ने अपना। और इस मंदिर की बहुत मान्यता है और जो भी आप इस मंदिर पे आके अगर सच्चे मन से मांगोगे मैया रानी आपकी मुराद जरूर पूरी करेगी। गर्जिया देवी मंदिर कोसी नदी के बीच एक छोटी पहाड़ी पर बना है। श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए लंबी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं।
ऐसा माना जाता है कि गर्जिया माता देवी पार्वती का अवतार हैं। यहाँ पर इस सुरम्य वातावरण में हमने इनका दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। माँ को ये माना जाता है कि ये गिरिराज है, गिरिराज की पुत्री है, तो इसलिए से गिरिजा देवी के नाम से है और इनका बड़ा महत्व है। आज यहाँ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड के सभी लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, माता के दर्शन के लिए आते हैं और इसकी बड़ी मान्यताएं हैं। यहाँ पर लोग काफी दूर दूर से आते हैं। यहाँ मान्यता ये है कि हम जो मांगे वो मिलते हैं, भले हम अपना जोड़ा मांगे, संतान मांगे, धन धान मांगे, गर्जा माता धन धान की लक्ष्मी माँ भी देती है। मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से एक यह है कि हजारों साल पहले एक बड़ा मिट्टी का टीला कोसी नदी के साथ बहकर आया था। इस टीले पर मां गर्जिया देवी विराजमान हुई। तभी बटुक भैरव देवता ने इस टीले को रोक दिया और इसे स्थायी बना दिया। तभी से गर्जिया माता यहीं विराजमान है। बटुक भैरव भगवान भैरव का बाल रूप है। भैरव को भगवान शिव का रौद्र अवतार माना गया है। श्रद्धालु गर्जिया माता को अपनी कुल देवी मानते हैं और हर साल नवरात्रि के दौरान लाखों की संख्या में उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।